हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, अभी हुआ ये है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट निकलकर सामने आया है। जजमेंट क्या है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं रोहिणी कमीशन को। आखिर हम रोहिणी कमीशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं, हालांकि इस जजमेंट का रोहिणी कमीशन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। जजमेंट आया है SC ST का सब कोटा को कैटेगराइजेशन करने के ऊपर में। मतलब यह कि आपको पता है कि हमारे देश में एक रिजर्वेशन की व्यवस्था है, आरक्षण की। इसमें होता यह है कि कुछ ऐसे लोग जो सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक स्तर पे और शैक्षणिक स्तर पे लगभग बहुत दिनों से वो एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, उनको समानता का अवसर नहीं मिला है। इसी को बैलेंस करने के लिए हमारे देश ने आजादी के बाद क्या किया, एक रिजर्वेशन सिस्टम को एडप्ट किया। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि आप US में या फिर आप यूरोप में जाएंगे, इसको अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये चीजें हैं क्या? तो रिजर्वेशन के तहत क्या होता है कि अभी हमारे देश में 49.5% रिजर्वेशन दिया गया है SC ST और OBCs को। उसके बाद आगे चलकर 2019 में EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें राउंड फिगर में, तो हमारे देश में 60% जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं और जो एडमिशंस है उसमें 60% रिजर्वेशन दिया गया है टोटल। इसी के साथ साथ 40% ओपन है। लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि कुछ ऐसी जातियां हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, जब भेदभाव जाति के आधार पर हुआ था तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है, उसका जो समाधान है, वो भी जाति के आधार पर ही ढूंढा जाएगा। तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया कि जिस जाति समूह से जो व्यक्ति आता है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया जब सर्वे हुआ कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको कि रिजर्वेशन का लाभ ज्यादा मिला है और कुछ ऐसी जातियां जिनको कि रिजर्वेशन का लाभ उन तक पहुंच नहीं पाया है। अब देखेंगे कि अगर OBC एक बहुत बड़ा समूह है, हमारे देश में कुल मिला के 2300 जातियां हैं, 2.3 के जातियां हैं। अब इनमें से OBCs में से ऐसा देखने को मिला है कि कुछ ऐसी 10-15 जातियां, 50 जातियां हैं जिनको कि आरक्षण का पूरा लाभ मिला है। 2018 में एक सर्वे निकलकर सामने आया था। मैं इस वाले स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले मैं न्यूज पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इस वाले सर्वे को आपके सामने क्लियर कर दूं। 2018 में एक सर्वे निकलकर सामने आया था कि पिछले 5 साल में जहां जहां रिजर्वेशन लागू है वहां पे 1.5 लाख नौकरियों में, जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, उसमें टोटल 95% जो रिजर्वेशन का लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ 25% OBC की जातियों को मिला है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना ज्यादा भेदभाव है। इसी को दूर करने के लिए रोहिणी कमीशन को बनाया गया था। रोहिणी कमीशन क्या बोलता है कि कैटेगराइजेशन करेंगे हम रिजर्व क्लास को, मतलब कि कोटा के अंदर कोटा देंगे। जैसे कि आपको पता है 49.5% रिजर्वेशन है OBCs एंड SC STs को, ठीक है। अराउंड 16% के आसपास SCs को एंड 7.5% के आसपास STs को। इसके बाद जो बच गया वो सभी के सभी मिलता है किसको? OBCs को। तो 16% में से ऐसी बात करी जा रही है कि 12% की अलग कैटेगरी बनाएंगे। जैसे कि आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला पे चलता है रिजर्वेशन। वहां पे बहुत पहले ही, अभी बहुत ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है, साउथ के बहुत सारे राज्य हैं जहां पे इस तरह का प्रयोग किया गया है कि कैटेगरी के अंदर, मतलब कोटा के अंदर कोटा बनाना। तो 12% वहां पे दलित और महादलित करके डिवीजन किया गया है। OBC एंड EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट करके अलग से कैटेगरी बनाई गई है। तो 12% देंगे इस 16% में से महादलित को और 4% देंगे दलित को, जिसमें कि डोमिनेंट दलित कास्ट उसमें कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले न्यूज पे आते हैं। न्यूज में क्या बोला गया है कि OBC सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ SC ST को भी क्या बोला गया है, स्टेट के पास राइट दे दिया गया है, राज्यों के पास अधिकार दे दिए गए हैं कि आप इसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अभी आप ये न्यूज देख पा रहे होंगे कि रोहिणी कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया है। इसको बहुत सारा एक्सटेंशन भी दिया गया है, साल दर साल इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक कारण भी है। आपको पता है रिजर्वेशन एक ऐसा मसला है जिसपे बात करने से सारे राजनीतिक दल कतराते हैं। आगे बढ़े तो हम देखेंगे, सबसे पहले इस हेडिंग को पढ़ लेते हैं कि रोहिणी कमीशन रिपोर्ट ऑन OBC सब कैटेगराइजेशन इन कोल्ड स्टोरेज एज SC गिव्स नोट टू
SC ST सब कोटा जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, ऐसा ही कुछ मंडल कमीशन के साथ भी हुआ था। 10 साल तक उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल के रखा गया था। फिर 1989 की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी अब देखने को मिल रहा है कि अब रोहिणी कमीशन की बात शुरू हो गई है, लोग इसके बारे में बातें करने लग गए हैं। अब रोहिणी कमीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पैनल्स की ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि इसके पैनल ने करी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर रोहिणी कमीशन नाम किनके नाम पे है। तो जस्टिस रोहिणी जी रोहिणी जो है, इनके नाम पे इस कमीशन का नाम रखा है क्योंकि यही इस कमीशन के अध्यक्ष। ये बताती है, ये बात करता है ये कमीशन कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास ग्रुप का। जो ओबीसीज के ग्रुप्स हैं उसमें कैटेगराइजेशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 2017 में इसको बनाया गया था। इसने रिपोर्ट बहुत लंबे समय के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने 31 जुलाई 2023 को रखा। इसको 14 अलग अलग एक्सटेंशन दिया गया है पिछले 6 वर्षों में। अब तो 7 वर्ष हो गए हैं, 2017 से लेकर 2023 तक जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी प्रेसिडेंट के सामने, तो इसको कुल मिला के 14 अलग अलग एक्सटेंशन दिए गए थे। जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो इसको हेड कर रही हैं जस्टिस जी रोहिणी। इसको अक्टूबर 2017 में बनाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन करना सब कैटेगराइजेशन को, जो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 2700 जातियां हैं, 2600 जो कास्ट ग्रुप है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, उसमें देखना कि आखिर किन को कितना आरक्षण का लाभ मिल पाया और ये पॉलिसी में क्या किसी भी तरीके का रिव्यू करने की जरूरत है, इसमें कोई स्कोप है या फिर नहीं है। आगे बढ़े, इसी के साथ साथ ये जो कमीशन है इसको एक और टास्क दिया गया था कि रेशनलाइज करना है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को, सजेस्ट करना है करेक्शंस को और रिप्लेस करना है, अगर कुछ खामियां हैं उसको दूर करना है और कुछ माइनर चेंजेस भी किया जा सकता है इस कमीशन के रिकमेंडेशन। कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद इस कमीशन की चर्चा फिर से होने लग गई है। इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अब ये फिर से लोग इसके बारे में बातें करने लग गए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है सरकार का अगला मूव। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।